नमस्कार व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूअर्स, आप सब लोग इंतजार कर रहे थे बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स जो कि सीसेस यूनिवर्सिटी मेरठ के हैं, रेगुलर और प्राइवेट के, जिनका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एग्जाम हुआ था। देखिए ऊपर स्टैम्प भी लगी हुई है 23 मार्च 2023 को, यानी कि लास्ट मंथ जो आपका पेपर हुआ था। तो थोड़ा सा बुकलेट मेरे को क्योंकि थोड़ी सी लेट मिल पाई स्टूडेंट से, और जो है मैं भी वेट कर रहा था एक्चुअली सीसेस यूनिवर्सिटी की आंसर की का, ताकि दोबारा बुकलेट को अपलोड ना किया जाए क्योंकि थोड़ा सा सीसेस यूनिवर्सिटी की आंसर की में कुछ ना कुछ जो है वो डिफरेंस आंसर में हर साल आ ही जाता है, 2 4 5 क्वेश्चन में। जैसे लास्ट ईयर ऑडिटिंग में लगभग 28 क्वेश्चन में अंतर आ गया था, तो ये आंसर की आ गई है सीसेस यूनिवर्सिटी के 3 4 दिन पहले। तो मैंने उसी से आंसर लिए हैं ताकि अगर कोई रिवाइज आती है कुछ दिनों बाद तो मैं उसके बाद 2 4 5 क्वेश्चन दोबारा से अपलोड कर दूंगा, क्योंकि पूरी बुकलेट में बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, उसी में मैं इस पेपर को ऐड कर दूंगा। और प्रीवियस ईयर के पेपर जो 2014 से लेकर के 2023 तक के 1000 MCQ उसमें अवेलेबल हैं सीसेस यूनिवर्सिटी के पेपर्स, तो आप सभी लोग फ्यूचर में भी उसको देख सकते हैं। ऑडिटिंग का मैंने 2 दिन पहले अपलोड कर दिया था, तो ऑडिटिंग सॉल्व पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें विजिट कर लीजिए 2023 का पेपर। और कल मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का पेपर सॉल्व कर दिया, तो आप प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग सोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, तो उसमें जो है मैंने 2023 का पेपर सॉल्व कर दिया है, तो आप उसमें विजिट कर सकते हैं, सारे पेपर हैं उसमें। ठीक है व्यूवर्स, चलिए। तो एस सीरीज़ मेरे को अवेलेबल हुई है, तो ऐसे स्टूडेंट जिनको एस सीरीज़ अवेलेबल हुई थी तो वो तो सीरियल वाइज अपना चेक कर लीजिएगा, बाकी जो हैं अपना जो है देख लीजिएगा, क्वेश्चंस ढूंढ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके कि कहाँ कहाँ पर ये क्वेश्चंस उनको मिलते हैं। तो नंबर फर्स्ट है कि अग्रिम कर दिखाया जाता है, तो एसेट्स पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, चिट्ठे के संपत्ति भाग में। क्योंकि आंसर टैली करवा रहा हूँ आप लोग, तो इसलिए मैं आंसर पे फोकस करूंगा। पूरे डिटेल में 100 क्वेश्चन बनाऊं तो 1 घंटे की वीडियो बन जाती है, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है। तो आप सब लोग भी आंसर टैली करना चाहते हैं तो आप लोग भी जो है 25-30 मिनट की वीडियो में अपने आंसर टैली कर लीजिएगा। सहायक कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 287 में। सूत्रधारी कंपनी को जनक कंपनी यानी कि पेरेंट कंपनी का नाम दिया गया है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 इशूड बाय ICAI। ठीक है, ऑप्शन सी। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक सूत्रधारी कंपनी द्वारा मिश्रित चिट्ठा और मिश्रित लाभ हानि विवरण पत्र तैयार करना है, तो वो अनिवार्य रूप से करना होता है, कंपलसरी है उसका। सूत्रधारी कंपनी बनने के लिए एक कंपनी को दूसरी कंपनी की समता अंश पूंजी से कितने अंश प्राप्त करने होंगे? तो 50% से अधिक करने होंगे। किस लेखांकन प्रमाप में वित्तीय विवरणों के समूहीकरण की कार्यविधि स्पष्ट की गई है? तो ये है आपका लेखांकन प्रमाप 21, है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। अंशों की प्राप्ति की लागत का समता मूल्य पर आधिक्य, सरप्लस जो है वो कहा जाता है, तो हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, नियंत्रण लागत। सहायक कंपनी की संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ माना जाता है, तो हम पूंजीगत लाभ कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। ना वसूल हुए लाभ का कौन सा भाग समायोजित किया जाता है? तो ऑप्शन सी, है ना, एंटायर अमाउंट, संपूर्ण राशि। ए कंपनी बी कंपनी के 55% अंश रखती है, तो ए कंपनी है, जाहिर सी बात है कि 50% से ज़्यादा होने चाहिए, यानी कम से कम 51% शेयर बनने चाहिए होल्डिंग कंपनी बनने के लिए। तो अगर ए कंपनी के बारे में आपसे पूछता है तो वो कहलाएगी होल्डिंग कंपनी, सूत्रधारी कंपनी। और बी के बारे में पूछता है
तो ऑप्शन सी होता, तो वो हमारी सब्सिडरी कंपनी होती, सहायक कंपनी। एक्स लिमिटेड ने 100 रुपये प्रति अंश की दर से 10,000 शेयर्स को इशू किया। इशू के 90% अभिगोपन मैसर्स ब्रोकर एंड कंपनी द्वारा अंकित मूल्य यानी जो फेस वैल्यू है उसके 1% पर कमीशन दिया गया। 8,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई और उनका अलॉटमेंट कर दिया गया। तो अभिगोपन अनुबंध जो आपका अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंतर्गत मैसर्स ब्रोकर एंड कंपनी को कितने अंशों का क्रय करना होगा। तो यहाँ मैं सीधा आपको आंसर बताऊंगा क्योंकि सॉल्व करवाने में तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो वो है आपका 1,800। ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना सिखाऊंगा आगे की वीडियो में। एक कंपनी की अंश पूंजी में होते हैं, तो सी प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अंश आवंटन खाता है, तो जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है तो वो आपका होता है व्यक्तिगत खाता, ध्यान रखेंगे, पर्सनल अकाउंट। कई बार ये क्वेश्चन आया एग्जाम में। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अंश निर्गमित किए जा सकते हैं, तो ध्यान रखना एट पार और एट प्रीमियम पर, ध्यान रखिएगा, सममूल्य और प्रीमियम पर, डिस्काउंट पे नहीं कर सकते कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, उसकी सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। ना मांगी गई पूंजी के उस भाग को जो भविष्य में केवल कंपनी के समापन के समय मांगने के लिए सुरक्षित कर दिया गया है को कहते हैं, तो उसे हम रिजर्व कैपिटल कहते हैं, संचित पूंजी। टेबल एफ के अनुसार याचना की राशि अंश के अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? 25% से अधिक। एक कंपनी वह है जिसमें, जाहिर सी बात है 1% कंपनी वही होगी जिसमें केवल एक ही मेंबर होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, केवल एक सदस्य है। एक कंपनी निर्गमित नहीं कर सकती, तो वो केवल अशोध्य पूर्वाधिकारी अंश है ना, इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो है वो एक कंपनी इशू नहीं कर सकती है। जब प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के लिए अंश निर्गमित किए जाते हैं तो डेबिट होने वाला अकाउंट कौन सा होता है? तो वो गुडविल अकाउंट होता है, ख्याति खाता। राशि जिससे अधिक एक कंपनी के निर्गमन द्वारा कोष नहीं जुटा सकती वह है इसकी होती है अधिकृत पूंजी, ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, चलिए 10 रुपये वाले प्रति अंश की दर से 10,000 समता अंश जनता को 2 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए। 12,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए, प्रीमियम खाते में जाने वाली राशि होगी। ठीक है ना, सीधी सी बात है, तो वो 20,000 रुपये होगी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। यदि अप्रहत अंश यानी कि जो फोरफिटेड शेयर्स हैं जो मूल रूप से सम मूल्य पर निर्गमित किए गए, सम मूल्य मतलब इशू एट पार, तो प्रीमियम पर उन्हें री इशू किए जाते हैं, तो ऐसे प्रीमियम की राशि क्रेडिट की जाती है। ठीक है, प्रीमियम वर्ड आ रहा है तो ध्यान रखिएगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, ठीक है, प्रतिभूति प्रीमियम खाता में। प्रीमियम की अधिकतम दर जिस पर अंश निर्गमित किए जा सकते हैं, तो देखिए डी करेक्ट है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। एक कंपनी ने 5,000 अंशों के अभिदान के लिए आवेदन आमंत्रित किए, 6,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे, अंशों का आनुपातिक आधार पर आवंटन किया गया। यदि शाम ने 360 अंशों के लिए आवेदन किया है तो उसे कितने अंश आवंटित किए जाएंगे, है ना, कितने अलॉट किए जाएंगे? तो उसे केवल 300 जो शेयर्स हैं वो अलॉट किए जाएंगे, ए ऑप्शन करेक्ट है। यदि 10 रुपये के एक अंश जिस पर 8 रुपये याचित और 6 रुपये प्रदत्त हैं का हरण किया जाता है तो अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाना चाहिए केवल 8 रुपये से। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यदि 2 रुपये प्रीमियम पर निर्गमित 10 रुपये के एक अंश जिस पर पूरी राशि मांगी जा चुकी है और प्रीमियम सहित 8 रुपये का भुगतान हुआ है तो अपहृत किया जाता है, यानी फोरफिटेड किया जाता है, तो अंश पूंजी खाता जो शेयर कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट करना चाहिए, तो वो 10 रुपये से करना चाहिए। टी लिमिटेड ने 100 रुपये प्रति के 10,000 समता अंश 20% प्रीमियम पर निर्गमन करने का प्रस्ताव किया।
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 39 के अनुसार प्रति अंश मांगी जाने वाली न्यूनतम आवेदन धनराशि होगी, तो वो होगी 5 रुपये। यदि एक अंश जो 10 रुपये का है, जिस पर 6 रुपये का भुगतान हो चुका है, उसको फॉरफिटेड किया गया, तो उसका न्यूनतम मूल्य कितने रुपए पर पुनः निर्गमित किया जा सकता है, तो वो 4 रुपये पर, है ना, 4 रुपये प्रति अंश पर। तो डी करेक्ट है। ए लिमिटेड ने 100 रुपये प्रति अंश के 20 अंश अपहृत किए, फॉरफिटेड किए, जिस पर 6 रुपये प्रति अंश का भुगतान हुआ था। इनमें से 8 अंश 5 रुपये 50 पैसे प्रति अंश पर पूर्णदत्त पुनः निर्गमित किए हरण खाते में डेबिट की जाने वाली राशि है, तो वो है 36 रुपये। रमेश लिमिटेड ने राम को निर्गमित 10 रुपये वाले 100 अंश फॉरफिटेड किए, जिस पर उसने 3 रुपये प्रति अंश फर्स्ट कॉल और 3 रुपये प्रति अंश की फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं दिया। इनमें से 40 शेयर 8 रुपये प्रति अंश की दर से री इशू किए, तो पूंजीगत संचिति को हस्तांतरण होना चाहिए, कैपिटल रिजर्व को, तो वो होना चाहिए 80 रुपये। ठीक है, चलिए। पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया जा सकता है केवल तभी जब वह पूर्णदत्त हो ना, फुली पेड अप हो, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्न में से किसे शोध्य पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो बी ऑप्शन, ये ऋण पत्रों के निर्गमन से, नए ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त राशि। कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा निर्धारित पूर्वाधिकार अंशों के शोधन की अधिकतम अवधि है, तो वो है 20 वर्ष। कई बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में। जिस सीमा तक लाभों में से शोधन किया जाता है, तो वह है ऑप्शन सी, पूंजी शोधन संचिति खाता को, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को। पूंजी शोधन संचिति का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए, पूर्णदत्त अतिलाभांश लाभों के निर्गमन के लिए। निम्नलिखित खातों में से किसे पूंजी शोधन संचय खाते में हस्तांतरित किया जा सकता है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट को, सामान्य संचय खाता। 5 लाख रुपए के पूर्वाधिकार अंशों का शोधन 100 रुपये वाले 2000 समता अंश 125 रुपये प्रति अंश पर निर्गमित करके किया जाता है, तो पूंजी शोधन संचय खाता कितनी राशि से क्रेडिट किया जाएगा? 3 लाख रुपए से। चलिए नेक्स्ट है, ऋण पत्रधारी हैं, कई बार क्वेश्चन है, तो क्रेडिटर होते हैं ना, लेनदार होते हैं। ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम की प्रकृति है, तो वो किस तरह की है, तो वह पर्सनल अकाउंट की। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, है ना, इज द नेचर ऑफ पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाते की। ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम खाता है, तो वो है हमारा दायित्व, लायबिलिटी। यदि ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर यानी कि एट पार पर किया जाए, तो जर्नल एंट्री आपकी होगी, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। यदि 1 लाख रुपए मूल्य के ऋण पत्रों पर 10% डिस्काउंट पर 80,000 रुपये मूल्य की शुद्ध संपत्तियों हेतु निर्गमन किया जाए, तो अवशेष यानी कि जो बैलेंस है 10,000 रुपये डेबिट किया जाएगा, किसको? गुडविल अकाउंट को, है ना। ऋण पत्रों के निर्गमन पर अभिगोपन कमीशन कितने % से अधिक नहीं होना चाहिए? कई बार आ चुका है, 2.5% से, ध्यान रखेंगे। ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि को सामान्यतः अपलिखित किया जाता है, तो वो शोधन की अवधि काल में, ओवर द पीरियड ऑफ रिडम्पशन। 8,50,000 रुपये की संपत्तियों के क्रय के लिए एक्स लिमिटेड ने 8 लाख रुपए के ऋण पत्र निर्गमित किए। इस मामले में 50,000 रुपये माने जाएंगे, तो इसे हम कैपिटल रिजर्व मानेंगे, पूंजीगत संचिति। प्रतिभूति प्रीमियम खाते में सम्मिलित होता है, तो ऑप्शन सी, अंशों एवं ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्रीमियम। 1,000 रुपये 10%
ऋण पत्र प्रत्येक 100 रुपये का 5% डिस्काउंट पर निर्गत एवं 2.5% पर क्रय ब्याज, क्रय ब्याज को इंग्लिश में प्रीमियम कहते हैं, पर शोध्य है ना। तो ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो हानि खाता है वो डेबिट किया जाएगा, कितने से? वो किया जाएगा 7,500 रुपये से। जब ऋण पत्र एक बैंकर को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किए जाते हैं तो कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा? तो किया जाएगा डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। जब तक अपलिखित नहीं कर दिया जाता ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि दिखलाई जाती है, वो दिखलाई जाती है चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि है तो वो है आपकी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, स्थगित आगम व्यय। कंपनी अधिनियम 2013 अनुसूची थर्ड के अनुसार ऋण पत्रों को कंपनी के चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? तो उन्हें हम नॉन करंट लायबिलिटीज में दिखाते हैं, गैर चालू दायित्व में। चलिए नेक्स्ट है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 12 के अनुसार प्रतिभूति प्रीमियम की राशि को डैश के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो वो ऑप्शन सी, कंपनी की हानियों के अपलेखन के लिए। स्वेट समता अंश यानी स्वेट इक्विटी शेयर्स निर्गमित किए जाते हैं। देखिए, स्वेट इक्विटी शेयर जो है ना वो केवल कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको और कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, केवल इन दोनों को ही इशू किए जाते हैं। तो डी जो है वो राइट ऑप्शन है, ए और बी दोनों को। प्रतिभूति प्रीमियम को डैश के अपलेखन के लिए प्रयोग किया जा सकता है, प्रारंभिक व्यय प्रीमिनरी एक्सपेंसेस के लिए, अंशों के हरण पर प्राप्त राशि क्रेडिट की जाती है, तो किसमें? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, बी करेक्ट है। अपहृत अंशों के पुनर्निर्गमन पर स्वीकृत कटौती डेबिट की जाती है, तो वो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में की जाती है। अपने कर्मचारियों या संचालकों को कटौती पर अथवा तकनीकी ज्ञान प्रदान करने या बौद्धिक संपदा अधिकारों या मूल्य वृद्धियों की प्रकृति में अधिकार उपलब्ध कराने के लिए नकदी के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमित समता अंशों को कहा जाता है। तो ये पूरी डेफिनेशन दे दी है इन्होंने, किसकी? स्वेट इक्विटी शेयर की, है ना, सी करेक्ट है। अंशों का वापसी क्रय विशेष प्रस्ताव पारित किए जाने की तिथि से डैश के अंतर्गत पूरा कर लेना चाहिए, तो 1 मंथ, है ना, 1 महीने में। प्रतिभूति प्रीमियम की राशि प्रयोग की जा सकती है, तो देखिए वो पूर्णदत्त अधिलाभांश अंशों के निर्गमन के लिए भी, सब अंशों के क्रय के लिए भी और प्रारंभिक व्ययों के अपलेखन के लिए भी, तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी के लिए। यदि कंपनी के अंतर्नियम मौन हैं तो कंपनी अधिनियम 2013 की तालिका एफ के अनुसार कंपनी अवशिष्ट याचनाओं पर अधिकतम प्रतिवर्ष ब्याज दर चार्ज कर सकती है, तो केवल 10%। एक अंशधारी द्वारा कंपनी को स्वेच्छा से अंश रद्द करने के लिए वापस कर देना कहलाता है, तो वो है कैंसलाइजेशन ऑफ शेयर्स, अंशों का रद्द करना। शुद्ध मूर्त संपत्तियों में विनियोग पर प्रत्याय मीन्स रिटर्न, अधिक प्रत्याशित भावी आय का चालू मूल्य ख्याति है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये कोल्हर ने दी है। ठीक है, ऑप्शन बी। ख्याति है तो आप सभी जानते ही हैं, जो गुडविल है वो एक अदृश्य संपत्ति है, इंटेंजिबल एसेट्स है। तो कौन सा लेखांकन प्रमाप जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो ख्याति से संबंध रखता है? तो वो है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ठीक है, ख्याति का निर्धारण आवश्यक हो जाता है किसके लिए? एक कंपनी के विक्रय पर। निम्नलिखित में से कौन सी ख्याति के मूल्य से संबंधित नहीं है? तो देखिए
ये जो आपका बी मेथड है ना, अर्निंग कैपेसिटी मेथड, ये नहीं है। बाकी सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ये तो है ही तीनों इसमें। नेक्स्ट है आपका, व्यापार के स्वामी का उचित पारिश्रमिक औसत लाभ में से क्या होगा, तो वो घटाया जाएगा, उसको डिडक्ट किया जाएगा। एक करेक्ट है। अब आपके वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के हैं। विनियोजित पूंजी की गणना में निम्नलिखित में से किसे संपत्तियों में नहीं सम्मिलित किया जाता है। प्रारंभिक व्यय को, जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। निम्नलिखित में से किसे विनियोजित पूंजी में से सम्मिलित नहीं किया जाता है, जो फिक्शिशियस एसेट्स होती हैं विनियोजित पूंजी में, यानी कि जो कृत्रिम संपत्तियां होती हैं। खाते निर्धारण की सबसे जो सर्वाधिक वैज्ञानिक पद्धति है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो जो एन्युटी मेथड है ना, वार्षिकी पद्धति, तो ये सबसे जो साइंटिफिक मेथड है एन्युटी मेथड को माना जाता है। वार्षिकी पद्धति से ख्याति का मूल्य अधिलाभ के क्रय की पद्धति की तुलना में क्या होता है, वो कम होता है, लेस देन। ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें अधिलाभ की गणना, जो सुपर प्रॉफिट होता है, उसकी गणना की आवश्यकता नहीं होती है, तो जो हमारा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एनुअल प्रॉफिट मेथड, वार्षिक लाभ के पूंजीकरण की पद्धति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पद्धतियों में से किसमें ख्याति की राशि अधिक आएगी, तो जो पूंजीकरण की पद्धति होती है कैपिटलाइजेशन मेथड। यदि वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 1 रुपये से कम हो तो अधिलाभ की वार्षिकी के अनुसार ख्याति की राशि निम्न प्रकार ज्ञात की जाएगी। तो आपसे फार्मूला पूछ रहा है, तो वो होगी आपका ऑप्शन बी, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, सुपर प्रॉफिट इज, जो अधिलाभ है, तो आपसे फार्मूला पूछ ले, आप सभी जानते ही होंगे, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सी विधि, ख्याति मूल्यांकन की विधि है। ठीक है, तो वो है हमारी सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि। वर्ष 2022 में चोरी के कारण 1 लाख रुपए की हानि हुई, तो औसत लाभों को समायोजित किया जाएगा। तो हम अगर उससे एडजस्ट करेंगे, होगा 2022 वर्ष के लाभ 1 रुपये से बढ़ाए जाएंगे, इंक्रीज किए जाएंगे, ध्यान रखेंगे। अब आपको न्यूमेरिकल दे रहा है, ठीक है, आप अपनी बुकलेट में से देख लीजिएगा, या जो नए बच्चे हैं वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। तो आंसर आएगा 4,40,000, ऑप्शन बी। सुपर प्रॉफिट 24,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट 15,000 है, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख है ना। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होगा, तो वो होगा आपका 39,000। चलिए फिर से 80 है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा जिनके पास बुकलेट नहीं है। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, 16,50,000। न्यूमेरिकल इतने बड़े हैं, इतने सारे पढ़ें तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। फिर से वीडियो को पॉज कर लीजिएगा इस न्यूमेरिकल में 81 में, तो इसका आंसर आएगा 1,20,000। चलिए नेक्स्ट है आपका, इसमें भी आएगा आपका आंसर 82, ये जो न्यूमेरिकल है वो आएगा आपका 5 लाख रुपए, ऑप्शन सी। 83 है आपका नेट एसेट्स मीन्स, तो आपको याद रखना है फार्मूला इसका। नेट एसेट्स मीन्स होता है रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ रियल एसेट्स टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज, डी करेक्ट है। अंशों के आंतरिक मूल्य की गणना की जाती है, तो वो शुद्ध संपत्तियों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट्स। यदि अंशों का मूल्य लाभांश के आधार पर ज्ञात किया जाता है तो उसे कहा जाता है, तो उसे हम यील्ड मेथड कहते हैं, आय विधि। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति आंतरिक मूल्य पद्धति में शामिल है, तो वो होती है हमारी गुडविल, ख्याति। शुद्ध संपत्तियों की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व घटाया जाता है, तो वो होती है हमारी ऋण पूंजी, लोन कैपिटल। आय विधि के अंतर्गत अंशों का मूल्य डैश के आधार पर ज्ञात किया जाता है। तो देखिए अर्निंग रेट, डिविडेंड रेट और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, इन तीनों के आधार पर, है ना।
तो ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। शुद्ध संपत्तियों की राशि को अंशों की संख्या से भाग देने पर प्रति अंश मूल्य होगा, तो वो होता है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू, जो आंतरिक मूल्य होता है। चलिए नेक्स्ट है, फिर से न्यूमेरिकल दिया है, देखिए पॉज कर लीजिएगा इसे। आंसर है इसका 2,44,000, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही आपका है 91, if for an equity share of ₹50 the normal rate of return is 10% and the expected rate of return is 5%, the value of an equity share will be, तो वो होगी आपकी ₹25। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी के अंतिम खातों में सम्मिलित है, तो देखिए बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तीनों ही शामिल होते हैं, तो डी इसका राइट ऑप्शन है। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 डैश से या बाद में प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागू होती है, तो मैंने कई बार क्वेश्चन बताया है आपको 1 अप्रैल 2014 से, ठीक है, तभी कंपनी अधिनियम 2013 लागू हुआ था। नेक्स्ट है, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग 1 के अनुसार चिट्ठे के संपत्ति भाग में केवल कितने प्रमुख शीर्षक हैं, तो केवल 2 ही हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद दे रहा है आपसे दत्त पूंजी, यानी कि आपसे जो है शेयर कैपिटल, दत्त पूंजी ज्ञात करने के लिए अंश पूंजी में से निम्नलिखित में से कौन सा घटाया जाना चाहिए, तो जो कॉल्स इन एरियर्स होते हैं, अवशिष्ट याचनाएं। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 में निर्धारित चिट्ठे का प्रारूप है, तो आप सभी जानते ही हैं, मैंने कई बार बताया है, तो वो वर्टिकल है, लंबवत है। नेक्स्ट है, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 में निर्धारित लाभ हानि विवरण का प्रारूप है ना, तो ये भी आपका वर्टिकल है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट है ना, दोनों की दोनों जो है आपकी वो वर्टिकल फॉर्म में है, ध्यान रखेंगे, लंबवत। भविष्य निधि है एक, तो भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड जो है वो एक प्रोविजन होता है। प्रस्तावित लाभांश है एक, तो वो अल्पकालीन प्रावधान है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और लास्ट है आपका सिंकिंग फंड है एक, तो वो होता है सरप्लस, आधिक्य, ठीक है व्यूअर्स। तो कोशिश पूरी करी गई है कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो इसलिए मैंने सीसस यूनिवर्सिटी की इस बार जो है आंसर की का मैंने इंतज़ार किया, और क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा सा समय कम रहता है एग्जामिनेशन में ड्यूटी होने के कारण, तो इस वजह से मैंने भी अपलोड उस समय नहीं किया, जबकि लास्ट ईयर मैंने उसी दिन या उससे अगले दिन रिव्यू अपलोड किए थे, बट सीसीएस की आंसर की में जो है कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और आपको पीडीएफ चाहिए आप 6396242878 पर सिर्फ एक मैसेज करेंगे, 50 रुपीज़ आप उसको गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से आप भेज सकते हैं, स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। तो जैसे ही आप मेरे को समय मिलेगा तो आपको जो है इसके प्रीवियस ईयर पेपर जो है आपको सारे के सारे भेज दिए जाएंगे, और क्वेश्चन बैंक भी है मेरे पास, बहुत सारे बच्चे पिछले 2 साल में परचेज कर चुके हैं, तो केवल 50 रुपीज़ में आपको 1000 से ज़्यादा MCQs दे दिए जाएंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और चैप्टर वाइज जो है वो क्वेश्चन बैंक भी शामिल है। ठीक है व्यूअर्स, बने रहिएगा चैनल पे, और फ्यूचर के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।